नमस्ते और हमारी आज की खास चर्चा में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि ये मशीनें कैसे कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बदली। मतलब कैसे वो कमरे जितने बड़े कैलकुलेटर से सफ़र शुरू हुआ और आज हमारी जेब में फिट होने वाले स्मार्ट डिवाइस तक पहुंच गया। इसके लिए हमने गीक्स फॉर गीक्स, वेदांतु, वेबोपीडिया और डीएसपी अमर रांची विश्वविद्यालय के कुछ बेहतरीन लेख और नोट्स देखे हैं। हमारा मकसद है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इस रोमांचक सफर को परत दर परत खोलना। देखिए, कंप्यूटर आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, पर ये हमेशा से ऐसे तो नहीं थे। तो आज हम इसी बदलाव की कहानी सुनेंगे। हम मुख्य रूप से 5 पीढ़ियों को देखेंगे और हाँ, एक उभरती हुई छठी पीढ़ी की भी थोड़ी बात करेंगे। देखेंगे कि हर दौर में कौन सी बड़ी तकनीकी क्रांति हुई। बिल्कुल, चर्चा शुरू करने से पहले ये समझ लेना शायद जरूरी है कि जब हम कंप्यूटर कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है। मतलब आसान भाषा में ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डेटा लेता है, उसे दिए गए निर्देशों यानी प्रोग्राम के हिसाब से प्रोसेस करता है, नतीजा देता है और हाँ, भविष्य के लिए स्टोर भी कर सकता है। और जब हम पीढ़ी की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है टेक्नोलॉजी में हुए बड़े बदलाव, खासकर हार्डवेयर में, जिन्होंने कंप्यूटर को समय के साथ तेज, छोटा, सस्ता और ज्यादा शक्तिशाली बनाया। ये सिर्फ पुर्जे बदलना नहीं था, पूरी कार्यप्रणाली बदली। कंप्यूटर के बुनियादी काम तो वही रहे हैं, इनपुट लेना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना और सबको कंट्रोल करना। ये दिलचस्प है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से पहले भी तो गणना के लिए मैकेनिकल डिवाइस थे ना। हाँ, जैसे वो एबेकस हाँ, बिल्कुल। या पास्कल का कैलकुलेटर। हाँ, हजारों साल पहले चीन में एबेकस से लेकर फिर 17वीं सदी में पास्कल का कैलकुलेटर और फिर 19वीं सदी में चार्ल्स बैबेज का वो एनालिटिकल इंजन, ये सब एक तरह से आधुनिक कंप्यूटर के विचार की नींव रखते हैं। लेकिन जो असली इलेक्ट्रॉनिक सफर है वो तो 1940 के दशक में शुरू हुआ। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। पहली पीढ़ी ये थी करीब 1940 से 1956 या 59 तक। वैक्यूम ट्यूब्स का जमाना सुनने में ही लगता है जैसे किसी पुरानी साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही हो। क्या ये वाकई उतने अव्यावहारिक थे जितने लगते हैं, या उस जमाने के हिसाब से ये किसी चमत्कार से कम नहीं थे? कह सकते हैं कि दोनों बातें सच हैं। अव्यवहारिक तो बहुत थे, लेकिन उस वक्त के लिए चमत्कार भी थे। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स पर निर्भर थे। कांच की नाजुक नलियां होती थीं ये, और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल होते थे। इनकी सबसे बड़ी पहचान थी इनका भीमकाय आकार। बहुत बड़ी मशीनें थीं, कितना बड़ा मतलब? अक्सर पूरा कमरा घेर लेती थीं। जैसे इनियाक का उदाहरण लें, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसमें करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। जरा सोचिए। 18,000? बाप रे। हाँ, और ये ट्यूब्स बहुत ज्यादा बिजली खाते थे, भयंकर गर्मी पैदा करते थे और सबसे बड़ी दिक्कत, अक्सर फ्यूज हो जाते थे। मतलब भरोसेमंद बिल्कुल नहीं थे। अनरिलायबल। इसीलिए ये मशीनें धीमी भी थीं, आज के हिसाब से तो बहुत ही धीमी, और बेहद महंगी। 18,000 ट्यूब्स, उनको ठंडा रखने का इंतजाम कितना मुश्किल होता होगा। और प्रोग्रामिंग वो कैसे करते थे इनमें? प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, यानी सिर्फ 0 और 1 की भाषा। ओह, वो तो बहुत मुश्किल होती होगी। हाँ, बहुत जटिल थी, लिखना और समझना दोनों। इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड्स और पेपर टेप का इस्तेमाल होता था, और आउटपुट कागज पर छपकर मिलता था। एक नया काम सेट करने में ऑपरेटर्स को कई दिन या हफ्ते भी लग जाते थे। इस दौर के कुछ अहम नाम हैं: ENIAC, EDVAC। अच्छा, डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में। हाँ, और UNIVAC जो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, 1951 में अमेरिकी जनगणना ब्यूरो में इस्तेमाल हुआ था। तो इतनी सारी कमियां थीं, आकार, लागत, अविश्वसनीयता, गर्मी, बिजली की खपत, फिर भी इनका महत्व क्या था? ये क्यों जरूरी थे? इनका महत्व ये था कि इन तमाम मुश्किलों के बावजूद इन्हीं मशीनों ने पहली बार ये साबित किया कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मुमकिन है। यहीं से सब शुरू हुआ। ये वो पहला कदम था। इन्होंने ऑटोमेशन और तेज गणना की वो संभावना दिखाई जिसने भविष्य की कंप्यूटिंग की नींव रखी। समझ गया, मतलब शुरुआत तो करनी ही थी। फिर आया दूसरा दौर, लगभग 1956 या 59 से 1963 या 65 तक, ट्रांजिस्टर की क्रांति।
ये वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर पर आना कितना बड़ा बदलाव था। अरे ये तो जमीन आसमान का फर्क था। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। ट्रांजिस्टर, जिसे बेल लैब्स ने 1947 में खोजा था, वो वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले बहुत छोटा था, तेज था, ज्यादा भरोसेमंद था और सबसे बड़ी बात, बिजली बहुत कम खाता था। अच्छा। मेमोरी के लिए भी मैग्नेटिक कोर तकनीक आ गई, जो ज्यादा तेज और सघन थी। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क भी पहले से बेहतर हो गए। कम बिजली, कम गर्मी, ज्यादा भरोसा। इसका मतलब कंप्यूटर अब ज्यादा प्रैक्टिकल होने लगे होंगे। बिल्कुल। ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर का आकार काफी छोटा हो गया। मतलब अब वो शायद एक कमरे की जगह एक बड़े कैबिनेट जितना रह गए हों। गर्मी कम पैदा हुई और वे थोड़े सस्ते भी हुए। सबसे बड़ी बात, उनकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई और वे ज्यादा भरोसेमंद हो गए। प्रोग्रामिंग में भी कुछ आसानी हुई? हाँ, प्रोग्रामिंग भी थोड़ी आसान हुई। मशीन लैंग्वेज तो थी ही, पर उसके साथ साथ असेंबली लैंग्वेज आई, जिसमें कोड लिखना थोड़ा आसान था। और यहीं पर फोर्ट्रन, कोबोल, एल्गोल जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाएं भी विकसित हुईं। अच्छा, फोर्ट्रन और कोबल तो काफी मशहूर नाम हैं। जी, इनसे प्रोग्रामर को मशीन की 0 और 1 की दुनिया से थोड़ी मुक्ति मिली। वो ज्यादा आसानी से लॉजिक लिख सकते थे। इसी दौर में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी शुरुआती रूप सामने आया, जैसे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। इस पीढ़ी के कुछ उदाहरण हैं IBM 7090, IBM 1401, CDC 1604, UNIVAC 1108 वगैरह। अच्छा, तो कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को सिर्फ बड़ी सरकारी लैब से निकालकर असली दुनिया के कामों जैसे बैंकिंग या उद्योगों में इस्तेमाल के लायक बना दिया। वाह, ये वाकई एक बड़ा कदम था। अब ये सिर्फ विशालकाय कैलकुलेटर नहीं रहे थे। सही कहा आपने। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को व्यवसायों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचा दिया। विश्वसनीयता और गति में सुधार हुआ, तो कंप्यूटिंग धीरे धीरे एक जरूरी उपकरण बनने लगी। हालांकि ये अभी भी बड़े संगठनों के लिए ही थे, आम आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर थे। लेकिन दिशा सही थी। बिल्कुल। इसके बाद आई तीसरी पीढ़ी, करीब 1964 या 65 से 1971 तक। यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज का आगमन हुआ, मतलब चिप्स का दौर शुरू। चीजें अब और भी छोटी होने लगी है ना? हाँ, तीसरी पीढ़ी की पहचान ही इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसीज हैं। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने 1950 के दशक के आखिरी में इसका आविष्कार किया था। कमाल ये था कि कई सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, सब कुछ एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर फिट कर दिया गया। एक चिप पर इतने सारे पुर्जे, इसका असर क्या हुआ कंप्यूटर पर? असर जबरदस्त था। कंप्यूटर और भी छोटे हो गए, तेज हो गए, ज्यादा कुशल और पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद बन गए। सोचिए, एक छोटी सी चिप कई ट्रांजिस्टर्स का काम कर लेती थी, तो आकार में बहुत कमी आई। हाँ, जाहिर है। गर्मी और कम हुई, रखरखाव आसान हो गया। इनकी स्पीड इतनी बढ़ गई कि ये 1 सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकते थे। वाह! और एक बड़ा बदलाव आया कि लोग कंप्यूटर से इंटरैक्ट कैसे करते थे। अब पंच कार्ड और प्रिंटआउट की जगह कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल आम होने लगा। अच्छा, मतलब जैसा हम आज देखते हैं उसकी शुरुआत यहाँ हुई। हाँ, कुछ हद तक। ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफी विकसित हो गए। टाइम शेयरिंग मुमकिन हुआ, मतलब एक कंप्यूटर पर एक साथ कई लोग काम कर सकते थे। और मल्टी प्रोग्रामिंग भी, यानी एक साथ कई प्रोग्राम चलाना। तो कंप्यूटर चलाना थोड़ा आसान हुआ और वे ज्यादा काम एक साथ कर सकते थे। मल्टीटास्किंग की शुरुआत कह सकते हैं। एक तरह से हाँ। प्रोग्रामिंग के लिए भी बेसिक, पास्कल, कोबोल, फॉर्ट्रैन जैसी हाई लेवल भाषाएं और ज्यादा इस्तेमाल होने लगी। सॉफ्टवेयर बनाना और आसान हो गया। इस पीढ़ी के मशहूर कंप्यूटरों में IBM सिस्टम 360 सीरीज थी, जो बहुत सफल रही, और PDP-8, जो पहला लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर माना जाता है। आपने मिनी कंप्यूटर का जिक्र किया। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंप्यूटर सिर्फ बहुत बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहे। छोटे और मंझोले बिजनेस भी इन्हें खरीदने लगे थे। बिल्कुल। आईसीज ने लागत कम की और प्रदर्शन बढ़ाया। इसी वजह से मिनी कंप्यूटर संभव हुए और इन्होंने कंप्यूटिंग को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, ऑफिसों में, लैब्स में, फैक्ट्रियों में। इसने आज के मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम का रास्ता साफ कर दिया। और फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया, चौथी पीढ़ी, जो 1971 से शुरू हुई और कुछ लोग मानते हैं कि आज भी जारी है। हाँ,
इसका हीरो था माइक्रो प्रोसेसर। मुझे याद है जब पहली बार पर्सनल कंप्यूटर देखे थे 90 के दशक में, लगता था कोई जादू है, ये वाकई सब कुछ बदलने वाला था, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा, ये जादू जैसा ही था। चौथी पीढ़ी का आधार ही माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें क्या हुआ कि हजारों और बाद में लाखों इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक ही सिलिकॉन चिप पर एकीकृत कर दिया गया। इससे पहले LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अच्छा। इंटेल 4004 जो 1971 में आया, वो पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था। सोचिए, पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU एक नन्ही सी चिप पर। एक चिप पर पूरा CPU, जाहिर है इससे कंप्यूटर बहुत छोटे और सस्ते हो गए होंगे। बहुत ज्यादा। कंप्यूटर इतने छोटे, इतने सस्ते, पोर्टेबल और शक्तिशाली हो गए कि पर्सनल कंप्यूटर यानी PCs क्रांति संभव हो पाई। हाँ, PC रेवोल्यूशन। जी, 1981 में IBM ने अपना PC लॉन्च किया और 1984 में एप्पल ने मैकिन्टॉश पेश किया। मैकिन्टॉश ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, जो आइकन्स और मेनू वाला इंटरफेस होता है, और माउस को लोकप्रिय बनाया। हाँ, माउस। उससे तो कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो गया आम लोगों के लिए। बिल्कुल, इसने कंप्यूटर को आम लोगों के लिए बेहद आसान बना दिया। मेमोरी के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी इस्तेमाल होने लगी, रैम और रोम। रैम और रोम, हाँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो टेम्परेरी होती है, और रीड ओनली मेमोरी जो परमानेंट। कंप्यूटर इतने छोटे और शक्तिशाली हो गए कि उन्हें आपस में जोड़ना आसान हो गया, और इसी से कंप्यूटर नेटवर्क और आखिरकार इंटरनेट का विकास हुआ। इंटरनेट, वो भी इसी दौर की देन है। और प्रोग्रामिंग, उसमें क्या बड़े बदलाव आए? C++, जावा, पाइथन, डीबेस जैसी आज की कई शक्तिशाली और हाई लेवल भाषाएं इसी दौर में उभरी या बहुत लोकप्रिय हुईं। इनसे बहुत जटिल और बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाना मुमकिन हुआ। सुपर कंप्यूटर जैसे Cray 1 भी इसी पीढ़ी में बने। तो ये सचमुच क्रांति थी। माइक्रोप्रोसेसर ने कंप्यूटर को घर घर पहुंचा दिया, इंटरनेट ने दुनिया जोड़ दी, तकनीक से हमारा रिश्ता ही बदल गया। निश्चित रूप से इसने शक्तिशाली कंप्यूटिंग को आम आदमी की पहुंच में ला दिया, छोटे व्यवसायों की पहुंच में ला दिया। पर्सनल कंप्यूटर क्रांति, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बूम, इंटरनेट, ये सब चौथी पीढ़ी की देन है। इसने शिक्षा, संचार, मनोरंजन, काम करने के तरीके, सब कुछ मौलिक रूप से बदल दिया। और अब हम आते हैं पांचवी पीढ़ी पर, जो करीब 1980 से शुरू मानी जाती है और वर्तमान और भविष्य की ओर इशारा करती है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का युग कहा जा रहा है। ये कंप्यूटर पिछली पीढ़ियों से कितने अलग हैं? क्या खास है इनमें? ये पीढ़ी वाकई अलग है, क्योंकि इसका फोकस सिर्फ तेज गणना या छोटे आकार पर नहीं है, बल्कि मशीनों में सोचने समझने जैसी क्षमता लाने पर है। हार्डवेयर में VLSI से ULSI टेक्नोलॉजी आ गई है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी एक चिप पर करोड़ों कंपोनेंट। करोड़ों? हाँ। पैरेलल प्रोसेसिंग आम है, जिसमें कई प्रोसेसर्स एक साथ काम करके स्पीड बढ़ाते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात भी इसी पीढ़ी में होती है, हालांकि वो अभी प्रायोगिक है। नैनो टेक्नोलॉजी भी इसमें भूमिका निभा रही है। लेकिन ये जो AI वाली बात है वो ज्यादा दिलचस्प है। कंप्यूटर अब इंसानों की तरह कैसे सोच समझ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर जोर। कंप्यूटर अब हमारी भाषा यानी नेचुरल लैंग्वेज को समझने लगे हैं। इसे NLP कहते हैं। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जी, आप इसे वॉइस रिकग्निशन में देख सकती हैं, जैसे सिरी, अलेक्सा, इमेज रिकग्निशन में देख सकती हैं, और खुद से फैसले लेने की शुरुआत, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारों में, वो भी इसी का हिस्सा है। जाहिर है ये कंप्यूटर बहुत तेज हैं, छोटे हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट पोर्टेबल हैं, और इनमें स्टोरेज क्षमता भी बहुत ज्यादा है। यूजर इंटरफेस और भी ज्यादा आसान हो गए हैं, टच स्क्रीन, वॉइस कमांड वगैरह। और प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे C++, जावा, .NET और पाइथन जैसी भाषाएं AI एप्लीकेशन बनाने में खूब इस्तेमाल हो रही हैं। AI तो आजकल हर तरफ छाया हुआ है, हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस, एंटरटेनमेंट तक। ऐसा लगता है कंप्यूटर अब सिर्फ गणना करने वाली मशीनें नहीं रहीं, बल्कि हमारे सहयोगी जैसे बन रहे हैं। हाँ, ये पीढ़ी कंप्यूटर की क्षमताओं की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। AI का लक्ष्य ऐसी मशीनें बनाना है जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और प्रतिक्रिया दे सकें। इससे स्वास्थ्य सेवा में, जैसे बीमारी का जल्दी पता लगाने में, वित्त में, शिक्षा में, लॉजिस्टिक्स में, कई क्षेत्रों में क्रांति की उम्मीद है।
ये जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी मददगार हो सकती हैं। लेकिन कुछ चिंताएं भी तो हैं इससे जुड़ी भी। हाँ, चुनौतियां भी हैं। ये सिस्टम बनाने और चलाने में बहुत महंगे हैं, ऊर्जा की खपत ज़्यादा करते हैं, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता बहुत बड़े सवाल हैं, एआई द्वारा लिए गए फैसलों की नैतिकता, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा और नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा, ये सब गंभीर चिंताएं हैं जिन पर सोचना ज़रूरी है। ये बात तो है। अच्छा, कुछ स्रोत एक छठी पीढ़ी का भी जिक्र करते हैं, 6th जनरेशन, जो भविष्य की तकनीक है और जिसका फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग पर है। ये क्या चीज़ है, जरा संक्षिप्त में समझाएंगे? हाँ, छठी पीढ़ी को हम उभरती हुई या भविष्य की पीढ़ी कह सकते हैं और इसका मुख्य आधार क्वांटम कंप्यूटिंग माना जा रहा है। ये अभी बहुत बहुत शुरुआती अवस्था में है। देखिए, आज के जो कंप्यूटर हैं वो जानकारी को बिट्स में प्रोसेस करते हैं। बिट्स यानी 0 या 1? जी, या तो 0 या 1। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यूबिट्स ये बिट्स से कैसे अलग है? क्यूबिट्स क्वांटम फिजिक्स के कुछ अजीब नियमों का पालन करते हैं। एक सिद्धांत है, सुपरपोजिशन। इसके कारण क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। एक ही समय में दोनों? ये कैसे? बिट्स को रहस्यमय तरीके से जोड़ता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। इन गुणों की वजह से क्वांटम कंप्यूटर कुछ खास तरह की बेहद जटिल गणनाएं, जैसे आज की सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन को तोड़ना, या फिर नई दवाइयां या नए मटेरियल डिजाइन करना, या बहुत जटिल सिस्टम को समझना, ये काम आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों से भी लाखों गुना तेजी से कर सकते हैं। लाखों गुना तेज? हाँ, IBM, गूगल जैसी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, पर ये अभी ज्यादातर प्रयोगशालाओं तक ही सीमित है, लेकिन इसमें भविष्य की अपार संभावनाएं हैं। कमाल है। तो हमने ये पूरा सफर देखा, कैसे वैक्यूम ट्यूब से शुरू होकर ट्रांजिस्टर, फिर IC, माइक्रो प्रोसेसर और अब AI और क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर बढ़ते हुए। कंप्यूटर छोटे, तेज, सस्ते, ज्यादा भरोसेमंद और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते गए। हर पीढ़ी ने पिछली कमियों को दूर किया और नई क्षमताएं जोड़ी। बिल्कुल। और ये सिर्फ तकनीकी स्पेसिफिकेशंस का सफर नहीं है, इसमें हमारे जीने के तरीके, काम करने के तरीके, संवाद करने, सीखने और मनोरंजन करने, इन सब को पूरी तरह बदल दिया है। पहली पीढ़ी ने ऑटोमेशन की संभावना दिखाई, दूसरी तीसरी ने इसे व्यवसायों तक पहुंचाया, चौथी ने इसे घर घर पहुंचा दिया और इंटरनेट से जोड़ा, और पांचवी पीढ़ी AI के जरिए भविष्य को एक नया आकार दे रही है, जहां मशीनें इंसानी बुद्धि की नकल करने की कोशिश कर रही हैं। कंप्यूटर के फायदे तो साफ हैं, गजब की स्पीड, लगभग 100% सटीकता, अगर निर्देश सही दिए गए हैं तो, विशाल स्टोरेज क्षमता, बिना थके लगातार काम करने की क्षमता, और एक ही मशीन से कई तरह के काम, मल्टी टैलेंटेड। आज शायद ही कोई फील्ड हो जो कंप्यूटर से अछूता हो। हाँ, फायदे बहुत हैं, लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, कुछ सीमाएं और चिंताएं भी हैं। कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकते, उनमें कॉमन सेंस या भावनाएं नहीं होती, वो पूरी तरह इंसानी निर्देशों पर निर्भर है। और AI के आने से नैतिकता, प्राइवेसी और नौकरियों के भविष्य को लेकर नए और गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। तो ये थी कंप्यूटर की पीढ़ियों की कहानी। ENIAC जैसी उन विशाल गर्मी फेंकने वाली मशीनों से लेकर हमारी हथेली में समा जाने वाले स्मार्टफोन और AI तक का अद्भुत सफर। हमने देखा कि कैसे हर पीढ़ी ने पिछली सफलताओं पर आगे बढ़ते हुए तकनीक को लगातार बेहतर बनाया, जिससे कंप्यूटर ज्यादा सुलभ हुए, शक्तिशाली हुए और हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गए। और जैसा हमने क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की, ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। AI, नैनो टेक्नोलॉजी जैसी उभरती हुई तकनीकें भविष्य में और भी ज्यादा आश्चर्यजनक बदलाव लाने का वादा करती हैं। कंप्यूटर का विकास लगातार जारी है, ये रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा से एक सवाल मन में जरूर उठता है, जिस पे शायद हम सब सोच सकते हैं कि जैसे जैसे कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने में बेहतर हो रहे हैं, भविष्य में इंसान और मशीन का रिश्ता कैसा होगा? क्या सीमाएं होंगी? रचनात्मकता, भावनाएं, चेतना, क्या ये गुण हमेशा इंसानों के ही दायरे में रहेंगे? यह सोचने वाली बात है। आज की इस जानकारी भरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को कंप्यूटर की पीढ़ियों का ये सफर दिलचस्प लगा होगा।